नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में लंदन के लैंकेस्टर हाउस में यूरोपीय सुरक्षा और यूक्रेन पर यूरोपीय देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना, बॉम्ब बैंक योजना को प्रस्तुत किया गया। बॉम्ब बैंक योजना क्या है? क्या ये यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? हाल ही में अमेरिका के दृष्टिकोण में यूरोपीय सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार के परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? इन सभी पक्षों पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। यहीं पर हम बॉम्ब बैंक योजना के बारे में, ये प्रस्ताव क्या है, इस मूलभूत प्रस्ताव के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेंगे। इस प्रस्ताव को लेकर के किस प्रकार के समर्थन और चिंताएं लगाई गई हैं, चिंताएं की गई हैं, उन पर बात होगी। साथ ही अमेरिका के दृष्टिकोण में हाल में किस प्रकार के बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका सुरक्षा के अंतर्गत किन मुद्दों पर महत्वपूर्ण रूप से फोकस करना चाहता है, जिससे यूरोपीय सुरक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण संकेत उसके बदलाव में, उसके दृष्टिकोण में दिखाई देते हैं। यहां पर इस पक्ष को जानेंगे। साथ ही यूरोपीय सुरक्षा को लेकर के रणनीतिक आत्मनिर्भरता क्या है, इसके अंतर्गत परमाणु अवरोध यानी परमाणु न्यूक्लियर डेटरेंस किस प्रकार से एक भूमिका निभा सकता है, इसमें फ्रांस की क्या भूमिका हो सकती है, इस पक्ष को भी जानेंगे। और इन सब चीजों का यूक्रेन और नाटो पर किस प्रकार से प्रभाव हो सकता है। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो की यूरोप को सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर यूरोप के अगर यूरोप को लेकर के यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दृष्टिकोण में बदलाव होता है, तो हो सकता है कि नाटो की भूमिका में भी आने वाले समय में हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले। तो इन सारी चीजों का यूक्रेन पर और नाटो पर क्या प्रभाव होगा, इस पक्ष को भी जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ेगा, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बॉम्ब बैंक योजना प्रस्ताव के बारे में या बॉम्ब बैंक प्रस्ताव के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं और यही हमारी मुख्यतः खबर भी है। यूके ने, विशेष तौर से यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोप की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, यूरोप को सैन्य रूप से सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए और यूक्रेन की रक्षा में मदद करने के लिए, यूक्रेन की डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय पुनः शस्त्रीकरण बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में ये बैठक कहां पर हुई? ये बैठक हुई लंदन के लैंकास्टर हाउस में, लंदन के लैंकास्टर हाउस में हुई थी और मुख्यतः इसका विषय था यूरोपीय सुरक्षा और यूक्रेन, यूरोपीय सुरक्षा और यूक्रेन। और इसमें यूरोपीय देशों ने मुख्यतः भाग लिया है, जहां पर ये यूरोपीय पुनः शस्त्रीकरण बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी यूरोपीय रीआर्मामेंट बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और विशेष तौर से इसी को कहा गया है बॉम्ब बैंक योजना के नाम से इसी को जाना जाएगा। इसमें किस तरह से देशों की भागीदारी होगी? विशेष तौर से इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को, निजी क्षेत्र के निवेश को एक प्रकार से लाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी निजी क्षेत्र के माध्यम से इसमें 100 से 200 यूरो बिलियन तक, बिलियन यूरो तक लिखना चाहिए इसको, पहले आएगा 100 से 200 बिलियन यूरो तक निजी निवेश इस बैंक के अंतर्गत जुटाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें 10 से 20 बिलियन यूरो की प्रारंभिक निवेश राशि का जो योगदान है वो यूरोप की अलग अलग सरकारों के माध्यम से करने का प्रस्ताव है। ये बैंक यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? 1991 में यूरोप ने, आप जानते हैं कि 1991, 1990 और 91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और इससे, सोवियत संघ का विघटन होने से पूर्वी यूरोप में कई देश अस्तित्व में आए थे। आप ये भी जानते हैं कि सोवियत संघ के प्रभाव में मध्य यूरोपीय देश भी थे। तो मध्य यूरोपीय देशों और पूर्वी यूरोपीय देशों में पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिए यूरोप ने 1991 में एक बैंक की स्थापना की, जिस बैंक को हम यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी यूरोपियन
यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य यूरोपीय और पूर्वी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण की दिशा में आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास पश्चिमी यूरोप के देशों का माना गया। इसके अंतर्गत इसी की तर्ज पर एक अब बात हो रही है बॉम्ब बैंक प्रस्ताव की, बॉम्ब बैंक बनाने की। इसमें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, जापान और अमेरिका जैसे ईयू और गैर ईयू देशों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें यहां पर मुख्यतः आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ईयू से बाहर हो चुका है और ईयू में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है। तो यहां पर आपको कहना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, उनके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन के बाहर के देश हैं, उनकी भी इस बैंक में भागीदारी को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें जो सदस्यता आधारित होगी वो दरअसल किस प्रकार की सदस्यता होगी? पूंजी सदस्यता प्रणाली के जरिए इस बैंक को बनाया जाएगा। पूंजी सदस्यता प्रणाली के आधार पर किस प्रकार से इस बैंक को गठित किया जाएगा, यहां पर इस बात को विशेष तौर से समझने की जरूरत है। इस बैंक को इस प्रकार से गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जो यूरोप पर किसी भी प्रकार का एक तरह से राजकोषीय दबाव बढ़ाए बिना इस प्रकार से यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित कर दे, ताकि यूरोप को लगातार एक सैन्य खर्च की आपूर्ति होती रहे। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से किया जाएगा? इस बैंक को इस प्रकार से बनाने की योजना है। मान लिया इस बैंक को बनाने के लिए 10 लाख डॉलर की आवश्यकता है, तो इसमें प्रारंभ में क्या किया जाएगा कि इसका केवल 10% हिस्सा ही इसमें प्रारंभ में शामिल किया जाएगा, यानी 1 लाख डॉलर ही इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे और सभी देश पूंजी सदस्यता प्रणाली के जरिए इसमें अपना योगदान देंगे, यानी प्रारंभ में वो 1 लाख रुपए जुटाएंगे। समय के साथ अगर 9 लाख रुपए की कभी भी 9 लाख डॉलर की आवश्यकता, यहां पर 1 लाख डॉलर कर लीजिएगा, 9 लाख डॉलर की कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो बैंक देशों से, अलग अलग जो भी सदस्य देश हैं, उनसे तुरंत ये 9 लाख की राशि, 9 लाख डॉलर की राशि मांग सकता है। लेकिन अगर त्वरित गति से जरूरत पड़े तभी, वरना इस 1 लाख डॉलर के आधार पर इसकी क्रेडिबिलिटी को, इस बैंक की विश्वसनीयता को, इसकी स्थिरता को सुनिश्चित किया जाएगा और इस विश्वसनीयता और स्थिरता के आधार पर ये पूंजी जुटा सकता है, बाजार में जाकर के अन्य निवेशकों को ढूंढ सकता है, अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ सकता है और इसके आधार पर एक सतत प्रवाह फंडिंग का निर्धारित किया जाएगा जो यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, यूरोप की मिलिट्री फोर्सेस को लगातार वेपन्स उपलब्ध कराएगा। यानी एक प्रकार से सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण के रूप में आप इस बैंक को देख सकते हैं। और इसमें न केवल ईयू के देशों की भागीदारी को स्थापित किया जाएगा, बल्कि यूके, नॉर्वे, जापान, अमेरिका जैसे देशों की भागीदारी को भी स्थापित किया जाएगा और ऐसे देश जो ईयू तटस्थ देश माने जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया आता है, माल्टा आता है, साइप्रस आता है, उन देशों की भागीदारी को भी स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे बैंक की योजना को समझ गए होंगे। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस होली के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशिष्ट उपहार लेकर के आया है। उपहार क्या है? दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध ISGS फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन पर इस बार 5 से 12 मार्च तक आपको मिल रहा है 60% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट दोनों ही माध्यमों में आपको प्रदान किया जा रहा है, हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप और साथ ही आप हमें एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। इस नंबर के माध्यम से भी आप इस डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इस सुविधा का, इस विशिष्ट उपहार का, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का आप लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा धार दे सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस होली के अवसर पर इस सुविधा का, इस पूरे डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि जो ये पूरा प्लान है, जिसको हम बॉम्ब बैंक प्लान के नाम से जान रहे हैं, किस प्रकार से इसे अलग अलग यूरोपीय देशों का एक समर्थन प्राप्त हुआ है और यूरोप की मुख्य चिंता क्या है। प्रस्ताव को कई यूरोपीय नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ है। विशेष तौर से भविष्य के ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी के जो आने वाले चांसलर हैं वो कौन होंगे? फ्रेडरिक मर्ज होंगे। तो फ्रेडरिक मर्ज का, यूरोप के एक महत्वपूर्ण नेता है, जर्मनी के एक महत्वपूर्ण नेता है, को फ्रेडरिक मर्ज ने इस योजना को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा पोलैंड के विदेश मंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भी इस पूरी योजना को एक समर्थन प्रदान
किया गया है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। मर्ज हो यानी फ्रेडरिक मर्ज हो चाहे मैक्रोन हो, वो यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के महत्व पर लगातार जोर दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यूरोप की सामूहिक सुरक्षा के लिए जिस प्रकार की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए उठाता आया है, उस तरह की जिम्मेदारी को न उठाए। लगातार ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यूरोपीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नाटो में जितना योगदान यूरोपीय देशों का होना चाहिए उतना नहीं है, और उन्होंने अपने कई भाषणों में इस चीज को अभिव्यक्त भी किया है। सामान्य तौर से यह माना जा रहा है, अमेरिका का यह दृष्टिकोण है, विशेष तौर से राष्ट्रपति ट्रंप का यह दृष्टिकोण है कि नाटो में अलग अलग यूरोपीय देशों की जो भागीदारी है, जो सैन्य खर्च है, वो उनकी जीडीपी का 2% तक होना चाहिए। यानी उनको अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में खुद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। केवल अमेरिका की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरे यूरोप को एक सुरक्षा प्रदान करे। अमेरिका के दृष्टिकोण में ये बदलाव क्यों आ रहा है, इसको भी हम जानेंगे, लेकिन आप इसको विशेष तौर से इस बात को इस तरह से समझ लीजिए कि अमेरिका के इसी दृष्टिकोण के कारण यूरोप के कई देशों में इस प्रकार की रणनीति को विकसित करने पर विचार चल रहा है कि यूरोप की सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित इस प्रकार से किया जाए ताकि उसमें अमेरिका की घटती भागीदारी किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न डाले। यह योजना अमेरिका पर रक्षा के लिए निर्भरता कम करने का एक तरीका मानी जा रही है। कौन सी योजना? बॉम्ब बैंक प्लान योजना। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के दृष्टिकोण में बदलाव क्यों आ रहा है। अमेरिका का एक तो दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2006 से ही नाटो की जो डिफेंस मिनिस्टर है वो वर्ष 2006 में इस बात पर एग्री हुए थे, बात के प्रति वचनबद्ध हुए थे कि वो अपने जीडीपी का कम से कम 2% जो वो डिफेंस स्पेंडिंग करेंगे नाटो के अंतर्गत। हाल ही में केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जो कि नाटो के अंतर्गत अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उनकी वो 2% तक पहुंची है। ये देश कौन कौन से हैं? जैसे इसमें पोलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ग्रीस है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, फिनलैंड है और रोमानिया है हाल ही में। और ये वर्ष 2023 के आंकड़े हैं, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। तो यूरोपीय यूनियन में आप जानते हैं कि 27 देश शामिल हैं। तो अगर यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल है और सभी की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो उनके जीडीपी के 2% के बराबर नहीं है, नाटो में उनकी भागीदारी उनकी जीडीपी के 2% के बराबर नहीं है, तो अमेरिका को, विशेष तौर से डोनाल्ड ट्रंप को ये बात ठीक नहीं लगती है। उनको लगता है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भी निभानी चाहिए। तो एक तो दृष्टिकोण में यहां बदलाव है। एक बात आप ये भी देख लीजिए कि यूएस विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसकी इकोनॉमी का जो टोटल साइज है वो फिलहाल वर्ष 2024 के फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, हालांकि इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत फिर बदलाव भी होता रहता है, लेकिन सामान्यतः आंकड़े वर्ष 2024 के हिसाब से सही है। तो वर्ष 2024 की स्थिति के अनुसार, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है उसका साइज है 27.9 ट्रिलियन डॉलर, और जो चीन की इकोनॉमी है वो 8.5 ट्रिलियन 18.5 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है जिसकी है 4.7 ट्रिलियन डॉलर, जापान की 4.2 ट्रिलियन डॉलर और भारत की 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप देख सकते हैं कि यह अंतर लगातार घट रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो चीन से कम है। तो ये जो अंतर है ये आने वाले समय में और भी कम हो सकता है, और कम हो सकता है। तो जो अमेरिका की जो प्रमुख चुनौती है वो किसे मैनेज करने की है? वो चीन को मैनेज करने की है। और चीन को मैनेज करने की है तो इसका मतलब है कि अमेरिका का जो प्रमुख सैन्य खर्च है वो भविष्य में चीन को प्रबंधित करने के अंतर्गत हो सकता है, विशेष तौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हो सकता है। न केवल रणनीतिक रूप से क्षेत्रों में, रणनीतिक रूप से भौगोलिक रूप से रणनीतिक क्षेत्रों में हो सकता है, बल्कि व्यापार के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है चीन को मैनेज करने के अंतर्गत। अगर अमेरिका का सैन्य खर्च या अमेरिका का टोटल खर्च चीन को प्रबंधित करने के अंतर्गत अधिक से अधिक होने वाला है, तो इसका मतलब है कि अन्य क्षेत्रों में उसका खर्च घटेगा। और यही कारण है कि अमेरिका हो सकता है कि यूरोपीय सुरक्षा की उतने बड़े स्तर पर गारंटी अब ना ले जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो लेता हुआ आया है। और इसी कारण से अमेरिका के दृष्टिकोण में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही है। ये जरूरत बताती है कि किस प्रकार से यूरोप को रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भरता में एक चीज ये भी आती है कि अगर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसमें न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर संगरोध, हिंदी में इसको संगरोध भी लिखा जाता है, हमने अवरोध शब्द यूज कर दिया है, एनसीईआरटी संगरोध कर रही है। तो आप दोनों डिटरेंस का
इस संदर्भ में यूज कर सकते हैं। संगरोध भी कर सकते हैं, अवरोध भी कर सकते हैं। संगरोध या अवरोध का मतलब या डेटरेंस का मतलब क्या होता है? डेटरेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के परिणाम को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं ताकि सामने वाला कोई कठोर निर्णय लेता हुआ झिझके। जैसे अगर आप ये मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान कोई मुख्य लेना चाहता है, पाकिस्तान ये निर्णय लेता है कि वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा या न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो भारत के पास भी परमाणु हथियार है, भारत के पास भी परमाणु हथियार है। तो भारत के पास परमाणु हथियार है, ये चीज पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का कठोर निर्णय लेने से या चीन को किसी प्रकार का कठोर निर्णय लेने से रोकेगी, क्योंकि उसका जो परिणाम हो सकता है वो बहुत घातक हो सकता है भारत की तरफ से भी, क्योंकि भारत की तरफ से भी परमाणु हमला हो सकता है जो भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी। तो यूरोप में भी एक दृष्टिकोण है कि यूरोप को भी न्यूक्लियर डिटरेंस में अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद ही एक न्यूक्लियर डिटरेंस के रूप में फ्रांस को आगे आना चाहिए। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसके प्रति अपनी एक सहमति भी व्यक्त की है। तो ये जो प्रस्ताव है बॉम्ब बैंक प्लान का, ये यूरोप की रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर बढ़ती हुई चर्चाओं के बीच आया है, विशेषकर परमाणु अवरोध के या परमाणु डिटरेंस के संबंध में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप में फ्रांस के परमाणु सुरक्षा कवच को बढ़ाने का एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को वो एक परमाणु कवच प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे यूरोप को अपनी रक्षा में अधिक आत्मनिर्भरता मिलेगी। हालांकि इसका विरोध फ्रांस में ही उनके प्रमुख विपक्षी लीडर मरीन ली पेन के द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार के दृष्टिकोण की विरोधी हैं। कुछ यूरोपीय नेता जैसे फ्रेडरिक मर्ज इसे एक सामान्य परमाणु अवरोध के रूप में देखते हैं, और जो कि एक संयुक्त यूरोपीय सेना की ओर बढ़ने का एक पहला कदम हो सकता है, यानी वो इस तरह के कदमों का समर्थन भी करते हैं, फ्रेडरिक मर्ज जैसे नेता। इन सब का यूक्रेन और नाटो पर क्या प्रभाव हो सकता है? प्रस्ताव यूक्रेन को दी जा रही यानी बॉम्ब बैंक प्लान जो है वो यूक्रेन को दी जा रही निरंतर मदद सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यूरोप के कुछ देश पहले से ही सीधे सैन्य सहायता देने का वचन दे चुके हैं। तो अगर कोई बैंक बनता है इस प्रकार से जहां पर जिसमें निवेश के माध्यम से डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सकता है, निरंतर बढ़ाया जा सकता है, निरंतर फंडिंग का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकता है, तो भविष्य में यूक्रेन को दी जाने वाली मदद का भी एक निरंतर प्रवाह यूरोप द्वारा बनाए रखा जा सकता है इस बॉम्ब बैंक प्लान के माध्यम से। यूरोपीय रक्षा आत्मनिर्भरता पर विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद पोलैंड और इटली जैसे देशों का यह कहना है कि अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यानी यूरोपीय देशों में एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है। कुछ देश ये कहते हैं कि अभी जल्दबाजी होगा कि हम अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों में किसी प्रकार का बदलाव लाएं। अभी भी अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंध बनाए रखना यूरोप की सुरक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, और ये दृष्टिकोण इटली और पोलैंड जैसे देशों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। पुनः शस्त्रीकरण बैंक यानी बॉम्ब बैंक प्लान को यूक्रेन की रक्षा, डिफेंस और दीर्घकालिक यूरोपीय सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है, भले ही अमेरिकी समर्थन कम हो जाए। तो इसको एक भविष्य के एकीकृत दृष्टिकोण, एकीकृत डिफेंस दृष्टिकोण के रूप में यूरोप के द्वारा देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक निरंतर डिफेंस फंडिंग सुनिश्चित करने की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसी स्थिति में जब अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा यूरोप को सैन्य मदद या सैन्य एक प्रकार से एक सैन्य कवच में किसी प्रकार की कमजोरी भी आती है, किसी प्रकार की कमतरी भी होती है, तब भी इस तरह की योजना के माध्यम से यूरोप अपनी सुरक्षा को निरंतर सुनिश्चित कर सकता है। यही इसका महत्व भी है। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। बॉम्ब बैंक योजना मॉडल किस बैंक की संरचना के आधार पर तैयार किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।